नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों चलिए बात करते हैं आज फिर से दूसरे कॉन्सेप्ट की, और आज हम फिर से टीडीएल डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें हमने काफी कॉन्सेप्ट पढ़े थे और काफी कुछ क्लियर कर दिया है मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, जाकर जरूर वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। तो ये वीडियो उस वीडियो से कनेक्टेड है जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो पहले तो मैं वो असाइनमेंट सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको ये बताता हूं कि ये कैसे होगा। इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पास अगर हमें स्टॉक समरी ऐड करनी है और एक आइटम ऐड करना है स्टॉक समरी के नाम से। अब वो आइटम आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि हमने प्रॉफिट बैलेंस शीट आइटम ऐड किया था, लेकिन अगर मुझे अपने मेन्यू में एक आइटम ऐड करना है स्टॉक समरी जो कि मुझे डिस्प्ले करे मेरी स्टॉक समरी, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे एक सिंपल सा काम करना है। यहां पर ऐड आइटम करते हैं और ऐड आइटम में लिखते हैं यहां पर हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं। जैसे मैंने लिख दिया उसका नाम स्टॉक सम, स्पेलिंग लिख दी स्टॉक समरी, ये लिख दिया। और उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया ऐड आइटम। लिखने के बाद या तो आप सीधा ऐड आइटम लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, या तो आप सीधा एक काम कर सकते हैं, सीधा आइटम लिखेंगे तो भी हो जाएगा आपका काम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों काम से बेटर है, यानी दोनों तरीके बेटर हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं अब क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं आप लोग, यहां पर वो लिखें। तो हमने कहा डिस्प्ले हम करना चाहते हैं, क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, यहां पे लिखेंगे आप स्टॉक समरी। तो हम लोग यहां लिख देते हैं स्टॉक समरी। तो यहां पे हमने लिख दिया है स्टॉक समरी और एंटर करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। अब ये टीडीएल हम लोग लोड करते हैं। तो टीडीएल मैंने लोड कर दिया है, आप देख सकते हैं मेरे पास स्टॉक समरी आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे ये टीडीएल मैंने लोड कैसे किया, मैंने तो वो शॉर्टकट यूज ही नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पर एक अच्छा पॉइंट लगा रखा है रिफ्रेश टीडीएल का। इसको मैं आपको बनाना सिखा दूंगा कि ये कैसे बनता है, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा कि आप रिफ्रेश टीडीएल करके अपना जो है टीडीएल रिफ्रेश कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ मुझे टीडीएल रिफ्रेश ही करना था। अगर आप चाहें तो मैनुअली वैसे ही कर सकते हैं। F1 पे जाइए, थीम एड ऑन पे जाइए, उसके बाद आपको F4 प्रेस करना है, एंटर 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 करते जाइए, ये आपका लोड हो जाएगा। उसके बाद आप देखें आपका स्टॉक समरी आ गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी स्टॉक समरी आपके सामने आ जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में आपको ट्रायल बैलेंस दिखाना था, तो चलिए एक बार ट्रायल बैलेंस को भी चेक कर लेते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से, तो यहां पर भी आपको ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले के अंदर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं आइटम, और इस बार मुझे ट्रायल बैलेंस ऐड करना है, तो मैं लिख देता हूं आइटम का नाम ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद मुझे आइटम ऐड करना है, डिस्प्ले करवाना है ट्रायल बैलेंस को, तो मैंने यहां पे लिख दिया डिस्प्ले। और अब मैंने लिखा कि मुझे क्या दिखाना है, तो यहां पे लिखेंगे मैं लिख देता हूं ट्रायल बैलेंस। तो मैंने ट्रायल बैलेंस लिखा, एंटर किया और कंट्रोल एस करा। अब उसके बाद मेरे को रिफ्रेश करना चाहिए, क्योंकि वो टीडीएल ऑलरेडी लोडेड है, बस मुझे रिफ्रेश करना है। या तो आप सिंपल जाइए F1, वहां पर आप लोग एंटर करते हुए रिफ्रेश कर सकते हैं, या मेरे पास यहां पर एक टीडीएल लगा हुआ है जिसका नाम रिफ्रेश टीडीएल है। कंट्रोल एक्स करते हैं, ट्रायल बैलेंस आ चुका है। अगर मैं इस पर एंटर करता हूं तो देखिए क्या होगा, इट्स गिव मी द एरर। अब दोस्तों ये एरर क्यों दे रहा है, क्या कारण है, इस एरर का क्या कारण है, इसको जानना है आपको। तो चलिए सबसे पहले F1 प्रेस करिए, और F1 प्रेस करने के बाद एड ऑन पर जाइए, और अब यहां पर F4 प्रेस करके एंटर 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 करते हुए आप इसे लोड करिए। देखिए लोड तो वो प्रॉपरली हो चुका है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है आपको ट्रायल बैलेंस, बिकॉज इट्स गिव द डिस्क्रिप्शन एरर। और डिस्क्रिप्शन एरर का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी आपको ये एरर मिले, समझ लीजिए आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट यहां पर नहीं है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि वो रिपोर्ट की स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रायल बैलेंस की एक्चुअल स्पेलिंग जो है, मैं क्या लिखना चाहिए और मैंने क्या लिखा है। देखिए TRIAL यहां पे स्पेलिंग है, और मैंने क्या लिखी है आप चेक करिए डिस्प्ले में, मैंने क्या लिखी है TRIAL नहीं लिखी, TRI नहीं है, TRAIL लिख दिया है। तो यहां पर आपको थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है। अब मेरे को पहले आई करना होगा यहां पर, तो आई मैं पहले कर देता हूं और ए बाद में कर देता हूं, और उसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद वापस से इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश मैंने कर दिया है, यानी दोबारा से टीडीएल को लोड कर दिया है। उसके बाद मैं यहां पर ट्रायल बैलेंस पे जाता हूं, तो आप देख सकते हैं ये खुल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको कोई एरर मिले तो उस एरर को पहचानना जरूरी है, कैसे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है लेजर क्रिएट और ऑल्टर देखना कि लेजर क्रिएट और ऑल्टर हो जाता है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। यहां पर आप आइटम लिखिए, सेम तरीका। अब यहां पर आपको लिखना है कि आप क्या करने वाले हैं, आप लेजर को क्रिएट करने वाले हैं। इस बार आप डिस्प्ले नहीं लिखेंगे, अगर आप डिस्प्ले लिखेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा लेजर्स, लेकिन इस बार डिस्प्ले नहीं करवाना है आपको, क्रिएट करना है। तो यहां पे लिखिए क्रिएट। अब क्रिएट लिखने के बाद आप यहां पे करिए सीधा क्या क्रिएट करना है, तो यहां लिखिए लेजर, और एंटर कीजिए, कंट्रोल एस कीजिए। और अब देखिए दोस्तों, यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए यहां पर एक लेजर वाला पॉइंट आ गया।
आप इस पे एंटर करिए, आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर आप लेजर को क्या कर पाएंगे, ऑल्टर, लेजर को क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका बहुत ही यूनिक है, आप लोगों को वहां नहीं जाना पड़ेगा, अंदर क्रिएट सेक्शन पर जाकर, लेजर पर जाकर, बाहर ही आपने मंगा लिया कि भैया मेरे को बाहरी ऑप्शन दे दो, मैंने बाहरी ऑप्शन ले आया। और सेम इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहां पर ऑल्टर भी कर सकते हैं, बट ऑल्टर का भी सेम प्रोसीजर है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं मान लूं यहां पर कि मैं स्टॉक आइटम ऐड करना चाहता हूं, तो सपोज करिए मैं उसको ऑल्टर करके आपको दिखाता हूं कि आप डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले हो जाएगा स्टॉक आइटम। तो यहां पे स्टॉक आइटम मैंने लिख दिया है और अब मैं क्रिएट नहीं ऑल्टर करता हूं, तो ऑल्टर में भी सेम स्क्रीन ओपन होती है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टॉक आइटम लिख देते हैं यहां पर, और स्टॉक आइटम मैंने लिखा और कंट्रोल एस किया और उसके बाद यहां पर आके रिफ्रेश टीडीएल किया, या आप यहां से वापस से F1 प्रेस करके अबाउट टीडीएल एड-ऑन्स पे जाके आप यहां पर F4 प्रेस करेंगे, एंटर 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 करके ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो रिफ्रेश हो गया, अब आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम आ चुका है, और एंटर करते ही स्टॉक आइटम वाली स्क्रीन आ जाएगी जहां पर आप उसे क्रिएट कर पाएंगे। तो क्रिएशन स्क्रीन ऑल्टर स्क्रीन बिल्कुल सेम है, जहां पर आप ऑल्टर स्क्रीन पर भी क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आपको आइटम को ऐड करना है सिंपल तरीके से। आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले होगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। स्टॉक आइटम बने हुए आप डिस्प्ले करते तो काफी फायदा मिलता। तो ये एक स्क्रीन थी जो मैंने आपको बता दी, ये एक असाइनमेंट था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज फिर से एक और नए कॉन्सेप्ट की, और आज देखते हैं हम आज कॉन्सेप्ट में क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है टीडीएल का, चलिए ध्यान से देखते हैं। टीडीएल का जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, कौन कौन से टॉपिक आज करेंगे। सबसे पहले तो विदाउट की सब मेन्यू बनाएंगे, उसके अलावा विद की सब मेन्यू बनाएंगे, उसके अलावा सब टाइटल ऑफ मेन्यू आइटम बनाएंगे, उसके बाद हाउ टू लेफ्ट स्पेस बिटवीन मेन्यू, मेन्यू में कैसे स्पेस डालें ये बताएंगे आपको। यही 5 काम आज हमें करने हैं, और ये कैसे होंगे। अब दोस्तों अभी तक हम क्या करते आ रहे थे और अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आप यहां जान रहे हैं कि आप डिस्प्ले पर जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको ये सेक्शन दिख रहे हैं। अब ये सेक्शन बनेंगे कैसे, मतलब मेन्यू के अंदर कोई मेन्यू कैसे बनता है, ये बात कर रहा हूं मैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है सब मेन्यू। तो मेन्यू के अंदर मेन्यू कैसे बनेगा, ये क्या तरीका है, इसको कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। और यहां पर सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट न्यू फाइल पर चलते हैं, और अब हम अपने सेकेंड टीडीएल को बनाने वाले हैं। तो यहां लिख देते हैं हम ना सेकेंड टीडीएल फॉर मेन्यू, इसका नाम हमने लिख दिया। तो हमारा सेकेंड टीडीएल बन चुका है। अब हम यहां पर कोडिंग टाइप करेंगे। तो कोडिंग हमारी बिल्कुल सिंपल से स्टार्टिंग से होगी, क्योंकि हमें अपनी मेन्यू के अंदर ही ये काम करना है। और जो हमारा मेन्यू है वो क्या है, गेटवे ऑफ टैली। तो सीधी सी बात है, इस मेन्यू का बाय डिफॉल्ट नेम गेटवे ऑफ टैली ही है। तो अब हम लोग अपने एग्जिस्टिंग मेन्यू में ही चेंज करने वाले हैं। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को, यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में हैशटैग मेन्यू, और मेन्यू लिखने के बाद आप यहां पे लिखेंगे गेटवे ऑफ टैली। अब दोस्तों एक बात देखते हैं, यहां पर अगर मैं गेटवे ऑफ टैली लिख रहा हूं और हैशटैग लगा दिया, तो क्या अब ये जो मेन्यू है क्या अब गेटवे ऑफ टैली रीड करेगा या गाइड ऑफ मैड रीड करेगा। सो सवाल बहुत बड़ा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि पहले मैंने क्या किया था। देखिए दोस्तों, पहली वाली टीडीएल के अंदर आप जानते ही हैं कि मैंने टाइटल को बदल दिया था, आप ये जानते हैं, क्योंकि पहली वाली एंट्री जब हमने की थी, पहली वीडियो के अंदर हमने टाइटल को चेंज कर दिया था। लेकिन अब जब बात कर रहा हूं तो मैं अब मेन्यू लिखूंगा, या मैं अब लिखूंगा मेन्यू में गेट ऑफ टैली लिखूंगा, या मैं लिखूंगा यहां पर गाइड ऑफ मैड। तो एक बार चेक करते हैं, इस बार टाइटल को फिर से बदल के देखते हैं, क्या एक बार दोबारा से ये टाइटल मुझे बदलना अलाउ करेगा। तो मैं यहां पे देखता हूं, वापस से टाइटल का नाम मैं दे देता हूं, सपोज करिए गॉम। मैंने टाइटल का नाम दे दिया गॉम, ठीक है जी, गॉम लिख दिया। या मैंने गॉम लिखने के बाद यहां पर अपना मेल एड्रेस भी लिख दिया। तो यहां पर मैं मेल एड्रेस भी लिख देता हूं, ठीक है जी। तो मैंने मेल एड्रेस भी टाइप कर दिया है और गॉम भी लिख दिया है, दोनों काम मैंने कर दिए। तो अब क्या होगा, अगर मैं इस एंट्री को सेव करता हूं और उसके बाद मैं इसे लोड करता हूं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं टैली पर, और यहां पर F1 करने के बाद फर्स्ट टाइम तो आपको टीडीएल को लोड करना पड़ेगा, एड-ऑन्स पे जाइएगा, उसके बाद F4 प्रेस करिएगा और एंटर करते हुए आपको यहां पर पेस्ट करना है और एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। नाउ यू सी दैट योर टाइटल विल बी चेंज। इसका मतलब ये बात समझ में आ चुकी है आपको, अगर आप किसी टीडीएल को ऐड कर देते हैं तो भले ही उसका डिफॉल्ट नेम आपने बदलकर कुछ और कर दिया हो, लेकिन फिर भी उसका नाम बाय डिफॉल्ट गेटवे ऑफ टैली ही है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने टाइटल बदल दिया तो अब वो रीड करेगा। इसका मतलब मैं ये कहने की बात कर रहा हूं कि यहां पर आपने टाइटल चेंज कर दिया तो अब टाइटल वो लिखेंगे जो आप चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो टाइटल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। आइए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग आइटम ही ऐड करने वाले हैं, ठीक है। हम आइटम लिखते हैं,
लेकिन इस बार जो हम आइटम ऐड करेंगे वो हम यहां पर करेंगे कंपनी अकाउंट्स। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आइटम ऐड करने वाला हूं कंपनी अकाउंट, तो मैंने यहां लिख दिया कंपनी एसीसी। ठीक है, अब टाइटल तो ऐड कर दिया मैंने, आइटम ऐड कर दिया कंपनी एसीसी नाम से, लेकिन इस बार मैं कोई डिस्प्ले नहीं करवाने वाला, मैं उसे बनाने वाला हूं मेन्यू। ओके, अब मैं उसे मेन्यू बनाने वाला हूं। जी बिल्कुल सही है, अब उसे मेन्यू बनाने वाला हूं। और मेन्यू क्या बनाने वाला हूं उसके अंदर, जब आप कंपनी अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगा जिसका नाम होगा क्या, कंपनी अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या किया, आइटम का नाम बना दिया ये, और जैसे ही आप उस आइटम पर क्लिक करेंगे तो आपका एक मेन्यू अपीयर होगा जिसका नाम होगा कंपनी अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, एक बार कंट्रोल एस करते हैं और इसे लोड करके देखते हैं। तो चलिए वापस से रिफ्रेश करता हूं और अब देखिए यहां पर एक मेन्यू आ गया होगा कंपनी अकाउंट नाम से, देख पा रहे हैं आप लोग। तो कंपनी अकाउंट नाम से एक मेन्यू आ चुका है। ठीक है, तो अब इसे करते हैं एंटर और देखिए अभी ये एरर आ रहा है। क्यों एरर इसलिए आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपने अभी तक कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। दोस्तों एक काम करते हैं, मैं इस पुरानी वाली टीडीएल को एक बार रिफ्रेश मतलब हटा देता हूं, क्योंकि यहां पे काफी सारी टीडीएल्स हो गई हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसे हटाता कहते हूं, एक बार चेक करते हैं F1 और वापस से एड ऑन्स पे जाइए। अगर कोई टीडीएल आपको हटानी हो, मैं अपनी फर्स्ट टीडीएल हटा देता हूं क्योंकि फर्स्ट टीडीएल में काफी सारी चीजें आ गई हैं। तो एक काम करते हैं, अपनी फर्स्ट टीडीएल को हटाना है मुझे, तो F4 प्रेस करते हैं और यहां पर जब फर्स्ट टीडीएल जहां पे लगी थी वहां पर एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी टीडीएल्स को लगे रहने देते हैं, बस अपनी फर्स्ट टीडीएल को मैंने हटा दिया है। तो इससे क्या होगा, मेरी पहली टीडीएल हट जाएगी लेकिन मेरी दूसरी टीडीएल आ रही है, आप देख सकते हैं। दूसरी टीडीएल में मैंने कंपनी अकाउंट लिखा है, एंटर करते हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं खुल रहा है। अब ये क्यों नहीं खुल रहा है, कारण इसका क्या है दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। अब मुझे क्या करना है, यहां पर एंटर करना है। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि जब आप लोग किसी भी मेन्यू बनाते हैं तो आपको अब वो बनाना पड़ता है कि वो मेन्यू आपकी अब डेफिनेशन बनेगी। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन, अब आपको उस डेफिनेशन को डिक्लेयर करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपने मेन्यू बनाया था, मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, यानी कि आपने एक बनी हुई डेफिनेशन के अंदर कुछ ऐड किया तो आपने लिखा मेन्यू गेटवे ऑफ टैली। इसका मतलब आपने एक डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किया कि भाई आप ये डिफाइन कर रहे हैं, तो अब आपको इस डेफिनेशन को वापस से क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन बना दिया जाए और इसके अंदर कोई चीज ऐड की जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एक डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। और डेफिनेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी चीज को भी अगर आपको डेफिनेशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो मैं वही चीज यहां पर टाइप करूंगा बिल्कुल सेम, लेकिन किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, विदाउट एनी मिस्टेक आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब दोस्तों, अब डिक्लेयर डेफिनेशन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पर ले जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए ध्यान से दोस्तों, यहां पर भी छोटी सी मिस्टेक आपसे हो सकती है। अगर आप यहां पर एस हटा देते हैं और अब आप इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, तो ये आपको एरर दे रहा है और आपको बोल रहा है कि ये एड्रेस आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा। ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन तो आपने ये दिया है, लेकिन इसका डेफिनेशन, जो डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी, वो आपको कहीं नहीं मिल रही। तो आपको अगर इसकी डेफिनेशन देनी है तो इसका स्पेलिंग बिल्कुल सेम देना होगा, ऐसे ही। अब दोस्तों यहां पे देखिए मैंने हैशटैग क्यों नहीं लगाया, इसकी वजह जानिए। देखिए पुरानी डेफिनेशन ऐसी थी जो पहले से बनी हुई थी, ये डेफिनेशन तो मैं बना रहा हूं ना, तो इसलिए मैंने हैशटैग नहीं लगाया। इस पॉइंट का ध्यान रखिए, मैंने हैशटैग नहीं लगाया है, कारण सिर्फ एक है कि मैं अब बनी बनाई डेफिनेशन में एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं डेफिनेशन बना रहा हूं। तो कंपनी अकाउंट मेन्यू को मैंने डेफिनेशन क्रिएट किया। अब इस डेफिनेशन के अंदर मैं टाइप करूंगा कि व्हाट वी वांट, मैं चाहता क्या हूं। ठीक है, तो मैं इस डेफिनेशन के अंदर अब डिक्लेरेशन दूंगा कि मुझे इस डेफिनेशन में चाहिए एक आइटम। ठीक है, आइटम क्या चाहिए, मैंने मान लीजिए लिखा बैलेंस शीट चाहिए मुझे, तो बैलेंस शीट लिख दिया। और यहां पर मुझे बैलेंस शीट क्या करनी है भाई, डिस्प्ले करनी है। तो मैंने यहां पर वही काम किया जो मैंने पहले किया था। अब मैंने मेन्यू के अंदर ये डेफिनेशन डिक्लेयर की और डेफिनेशन के अंदर ये आइटम क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए अब मैं डेफिनेशन के अंदर टाइपिंग कर रहा हूं और अब मैंने ये कर दिया और कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं रिफ्रेश करने पर क्या होता है। रिफ्रेश कर दिया, अब चलते हैं कंपनी अकाउंट पर और अब आप देखें कंपनी अकाउंट के अंदर हेडिंग बन गई है कंपनी अकाउंट्स, वो है आपकी डिक्लेरेशन डेफिनेशन, और डेफिनेशन को आपने किया है डिक्लेयर। दोस्तों इसको बोलते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन वही चीज होती है जिसको आगे आप डिक्लेयर करने वाले हो। किसी भी ऐसी चीज को आप डेफिनेशन नहीं बोलोगे जिसको आप आगे डिक्लेयर नहीं करने वाले। ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं मान लूं कि डिस्प्ले बैलेंस शीट एक डेफिनेशन तभी होगी जब इसको आगे डिक्लेयर करोगे, आप इसके बारे में आगे बताओगे कि इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हो आप लोग। तो यहां पर अभी ये क्या है, एक डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोग एक
डिक्लेरेशन देने वाले हो, इसके बारे में कुछ चीजें बताने वाले हो कि भाई इसके अंदर क्या क्या आइटम्स होंगे। अब मान लो मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूं, तो मान लीजिए मैंने एक और आइटम ऐड कर दिया, सपोज करते हैं यहां पर एक और आइटम ऐड कर देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस माई चॉइस की मैं इसमें क्या आइटम का नाम रखना चाहता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस की स्पेलिंग, जो स्पेलिंग देनी है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिस्प्ले नेम होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट रखिएगा, अदरवाइज वो एरर देगा। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्पेलिंग भी गलत लिखी तो आपको एरर देगा। जैसे मान लीजिए मैं प्रॉफिट लिखकर छोड़ देता हूं, कंट्रोल एस कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, एक बार वापस चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब देखिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस तो आया, लेकिन अगर आप उस पर एंटर करेंगे तो वो आपको रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट नेम नहीं लिखा है। अब इसे कंप्लीट नेम लिख दिया, कंट्रोल एस से सेव किया और वापस आए और अब दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके दोबारा चेक करें। अब देखिए खुल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने क्या किया, उसके अंदर हेडिंग बना दी, एक हेडिंग बना दी, यानी कि अब मैंने मेन्यू बना दिया है, मेन्यू के अंदर एक मेन्यू बना दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको किसी वेबसाइट का लिंक देना हो, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेबसाइट का आपको लिंक देना हो, तो यहां से वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आइटम और यहां पर आप चाहते हैं कि तीसरे नंबर पर आप एक वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं जिसका नाम है जीएसटी। तो जीएसटी का एक पॉइंट बनाना चाहते हैं और जीएसटी में आपको लिंक देना है, तो आपको यहां लिखना होगा डिस्प्ले नहीं, ब्राउज यूआरएल। और ब्राउज यूआरएल में आप टाइप कर देंगे कि आप किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे वो वेबसाइट www.gst.gov.in। ये वेबसाइट मैंने लिख दी, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया। अब दोस्तों कंट्रोल एस करिए और तीसरा पॉइंट जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी gst.gov.in की। चेक करें, आइए दोबारा से रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल एस से। कंपनी अकाउंट पे तीसरा पॉइंट आ गया है जीएसटी, आप उस पर एंटर करिए। आप जैसे ही एंटर करेंगे जीएसटी की वेबसाइट खुल जाएगी, अगर आपने उसका एकदम सही नेम दिया होगा। तो अगर आपने उसका एक यूनिक नेम और एक सही नाम दिया है तो आपके सामने जीएसटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दोस्तों एक तरीका तो ये हो गया। उसके अलावा आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैं वहां पर और भी कुछ डालना चाहता हूं, जैसे वेबसाइट का एड्रेस तो दे ही सकते हैं, साथ में अगर मान लीजिए कोई आप चाहते हैं कि आपकी कोई फाइल है जिसका लिंक आप यहां पे लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो फाइल भी खुल जाए, तो आप यहां पर आइटम लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में आप यहां पे बताएंगे भाई क्या लगाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर टैली की एक इमेज लगाना चाहता हूं, तो टैली की एक इमेज खुल जाए या कोई फाइल खुल जाए या कोई पीडीएफ है वो खुल जाए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, यहां लिखना होगा टैली इमेज या फाइल, उस फाइल का नाम जो भी है आपका, और यहां पे ब्राउज यूआरएल करिए। और अब आपको करना सिर्फ एक है, यहां पे सेमीकोलन लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा में उस फाइल का पाथ उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक फाइल लेता हूं, सपोज करिए यहां पर मैं एक फाइल लेता हूं और फाइल का नाम मैं यहां से जो है पिकअप कर लेता हूं मेरे सिस्टम में से। मैं आपको फाइल लेकर, एक फाइल है सपोज करते हैं ये वाली है जीएसटी 7th एडिशन, इसकी, या एक काम करते हैं ये इंटरेस्ट वाली फाइल जो दिख रही है इसका लोकेशन लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप सिक्योरिटीज पे जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आपको यहाँ पे पाथ दिखेगा फाइल का, उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद बस आपको इतना करना है, इसे बंद कर दीजिए और अब आके यहां पर कर दीजिए उसे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए एंड देन उसके बाद कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए। ये करते ही आपको इसे सेव कर दिया है। अब आप टैली खोलिए और रिफ्रेश करिए अपना टीडीएल, यानी कि आप F1 से लोड करिए। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि आप एंटर करेंगे और आपका टैली इमेज आ गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो फाइल आपकी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ये देखिए मेरे सामने वो फाइल ओपन हो चुकी है, ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वो फाइल ओपन कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आप एक और चीज जान ले, यहां पर मान लीजिए कि आपका इन दोनों लाइनों के बीच में आपको गैप चाहिए, या सपोज करिए इन दोनों के बीच में आपको गैप चाहिए। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस आप ऊपर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जीएसटी और टैली इमेज आप नीचे आए आपका, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका यह है कि आपको बस इतना करना है कि आप यहां पर आइए, एंटर कीजिए और यहां लिख दीजिए आइटम, और आइटम लिखने के बाद यहां लिखिए सेमीकोलन ब्लैंक, बस इतना करना है आपको और कंट्रोल एस कर दीजिए, खत्म, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप करिए यहां पे रिफ्रेश, रिफ्रेश करते ही आप चेक करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए गैप आ गया ना दोनों के बीच में। तो आपको बस इतना करना है, ब्लैंक लगाना है। तो ब्लैंक लगाने के लिए आपने क्या किया, आइटम लिखा और ब्लैंक लिख दिया। अब मान लीजिए दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस की एक हेडिंग बन जाए, जैसे आपको मैं दिखाऊं यहां पर आ रही है। जैसे इस चारों की एक हेडिंग आ रही है अकाउंटिंग, इन तीनों की एक हेडिंग आ रही है इन्वेंट्री, इसकी हेडिंग आ रही है स्टैट्यूटरी, इसका हेडिंग आ रहा है पेरोल, इसका हेडिंग आ रहा है एक्सेप्शन। तो आप ये भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी अकाउंट्स में इन दोनों की एक हेडिंग आए, इन दोनों की एक अलग हेडिंग आए, तो मतलब हेडिंग के अंदर मेन्यू, ठीक है। तो सब हेडिंग, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स बन रही हैं। तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको बस एक काम करना होगा, आपको सबसे ऊपर
यहां लिखना होगा इंडेंट। इंडेंट ही होता है हेडिंग। अब हेडिंग क्या लगाना चाहते हैं बस उसको टाइप करना होगा आपको। मान लीजिए मैं इसकी हेडिंग देना चाहता हूं इन्वर्टेड कॉमा में अकाउंट्स, तो ये अकाउंटिंग है, इसको अकाउंटिंग लिख देते हैं। जैसे अकाउंटिंग डिस्प्ले, अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर्मेट इसका नाम दे दिया मैंने। ओके, अब कंट्रोल एस कर देते हैं और नीचे वाले का ब्लैंक के बाद मैंने नाम दे दिया दिस इज इंडेंट, और इसका इंडेंट मैं रख देता हूं, सपोज करते हैं यहां पे मैं इसका इंडेंट रख देता हूं दीज आर द डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट रख दिया इसका नाम, और अब कर दिया कंट्रोल एस। अब उसके बाद वापस आते हैं, यहां पर करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करते ही आप देखें कंपनी अकाउंट्स, और आप देखें आपकी हेडिंग आ गई कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट जीएसटी, देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए दोस्तों ऐसा हो जाए कि आपको अब इसके अंदर भी एक मेन्यू बनाना है, जैसे जीएसटी के अंदर एक मेन्यू बनाना है, उसमें 1819 और 1920 दो ईयर डालने हैं, उसके बाद आपको ये चीज चाहिए। तो आपको करना क्या होगा मैं आपको बता दूं, जीएसटी के अंदर आपको दो मेन्यू बनाने हैं, सब मेन्यू। तो क्या करना होगा, आप यहां पे आइए, ब्राउज यूआरएल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर जीएसटी के अंदर आपको सब मेन्यू बनाने हैं, तो आपने आइटम तो बना लिया, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे यहां पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। आइटम तो कर लिया आपने, आइटम को ऐड भी कर लिया, ठीक है। आइटम ऐड करने के बाद जैसे ऊपर किया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, जैसे आइटम ऐड किया था ऊपर आपने मेन्यू, वैसे आपको क्या करना है यहां पे लिखना है ब्राउज यूआरएल नहीं, यहां पे लिखिए मेन्यू। अब मेन्यू लिखने के बाद आपको यहां पे बताना होगा कि इसके अंदर मेन्यू बनाना है, इसे मेन्यू बनाना है जीएसटी ईयर, जीएसटी फाइलिंग, मान लीजिए एक मेन्यू बना दिया जीएसटी फाइलिंग का। अब जीएसटी फाइलिंग का मेन्यू आपने बनाया है तो आपको इसके अंदर डिक्लेरेशन देनी होगी, क्योंकि आप इसे मेन्यू बता रहे हैं और इसके अंदर अगर आपको ईयर देने हैं तो आपको इसे क्या देना है, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो डिक्लेरेशन देने के लिए आपको यहां पे लिखना होगा मेन्यू, क्योंकि आप ये मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। और अब मेन्यू क्रिएट करने के बाद आप देखिए यहां पर लिख देता हूं जीएसटी फाइलिंग, और बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी, या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बहुत बेटर रहेगा। एंटर। अब ये मेन्यू बन चुका है और इस मेन्यू के अंदर आपको देना है आइटम। तो अब इस मेन्यू के अंदर आपको आइटम देना है और आइटम का नाम रखेंगे 1718, और 1718 रखने के बाद आपने यहां पे लिख दिया ब्राउज यूआरएल, और ब्राउज यूआरएल में मान लीजिए आपने लगा दिया एक फाइल फॉर्मेट, जैसे मैं यहां पे लगा देता हूं, ये मेरा फाइल फॉर्मेट है, यही लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं एंटर करता हूं आइटम, एक और आइटम बना लेते हैं यहां पर, और इसमें मैंने कर दिया सपोज करिए 1819, तो 1819 दो आ जाएंगे, दो आपके हेडिंग्स आ जाएंगे, और उसके अंदर फिर से ब्राउज यूआरएल कर दिया और फिर से मैंने यही लगा दिया, सपोज करते हैं, तो मैंने इसी को दोबारा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सभी से यही खुलेगा। पर अब दोस्तों अब मैं इसे सेव तो कर देता हूं, ठीक है, सेव कर देता हूं, और अब चेक करते हैं क्या होता है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, एंटर करते हैं, और अब आप देखिए जीएसटी का तो आ गया, लेकिन वो नीचे वाला टैली वाला आया नहीं, टैली वाला आइटम नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया वो तो मैं देखूंगा, पहले आप जीएसटी पर एंटर करिए। ओ ये आपका 17, 18 और 18, 19 आ गया, और इसके नीचे टैली इमेज आ गया। और आपको ये इसमें चाहिए नहीं, आपको तो ये बाहर निकालना था। तो अब करना क्या होगा, अब आपको यहां पर एक छोटा सा काम करना होगा, वो ये कि अब आपको ये आइटम, नीचे वाला जो आइटम है, ये चाहिए ऊपर वाले मेन्यू में, एग्जिस्टिंग मेन्यू में। तो आपको यहां पे लिखना होगा हैशटैग। दोस्तों याद कर लीजिए, मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई बना हुआ मेन्यू हो उसमें आप ऑल्टर कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं उसी के अंदर आपको दोबारा डिक्लेरेशन देनी है। आप देखिए अभी आप जीएसटी फाइलिंग के अंदर डिक्लेरेशन दे रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये दोनों आ जाए, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि भाई आप कौन सी मेन्यू में डिक्लेरेशन दे, जीएसटी फाइलिंग में कंपनी अकाउंट्स वाली डिक्लेरेशन। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो दूसरी डिक्लेरेशन है वो आपको कंपनी अकाउंट्स के अंदर देनी है दोस्तों, जीएसटी फाइलिंग के अंदर नहीं। अगर जीएसटी फाइलिंग के अंदर देंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो अब आपको डिक्लेरेशन इसके अंदर देनी है, दिस इज योर एग्जिस्टिंग मेन्यू, जिसके अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। तो अब आप यहां पे लिखेंगे दिस इज हैशटैग मेन्यू कंपनी अकाउंट, जिसके अंदर आपको ये डिक्लेरेशन देनी है कि इसका दूसरा मेन्यू ये बनेगा। तो अब देखिएगा ये अलग हो जाएगा और वो वहां पर दिखाई देगा। कंट्रोल एस करिए, उसके बाद आपने हैशटैग यूज किया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हैशटैग इसलिए क्योंकि पहली बार ये मेन्यू था, ये नया था, लेकिन अगली बार जब ये मेन्यू दिखाई दिया तो एग्जिस्टिंग बन गया ये। तो एग्जिस्टिंग बनने की वजह से इसे हैशटैग लगाया मैंने, ठीक है। तो अब इसे कंट्रोल एस करते हैं, और कंट्रोल एस करने के बाद आप वापस से रिफ्रेश करें और एंटर करने के बाद अब आप देखें आपका ये मेन्यू अलग से आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अब ये खुल भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसके अंदर अगर आप देखें तो 17, 18 आपका आ रहा है। तो देखिए ये वापस आने का तरीका है, बैक आने का तरीका था ये। अगर आपको एग्जिस्टिंग मेन्यू में ही कुछ लिखना था तो आप उस मेन्यू को पहले डिक्लेयर करेंगे कि मैं किस मेन्यू में लिखने की बात कर रहा हूं। क्या आप इस मेन्यू में लिखना चाह रहे हैं तो लिखते जाइए, लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग मेन्यू में लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप इसमें नहीं लिखना चाहते, आप गेटवे में लिखना चाहते हैं, तो आप फिर से हैशटैग लगाएंगे और गेटवे ऑफ टैली लिखेंगे।
तो मैं कहां लिखना चाहता हूं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डिक्लेरेशन किस मेन्यू का दे रहा हूं। डिक्लेरेशन मैं इस मेन्यू का दूंगा तो इसके अंदर लिख पाऊंगा, डिक्लेरेशन मैं इस मेन्यू का दूंगा तो इस मेन्यू में लिख पाऊंगा, क्योंकि अब तीनों मेन्यू बने हुए हैं। ये पहले से बना था, ये दो नए बन गए हैं। अब मान लीजिए फ्यूचर में कभी मुझे डिक्लेरेशन देना हुआ, सपोज करिए मेरे को आगे एक डिक्लेरेशन देना हुआ, सपोज करिए जीएसटी फाइलिंग में मेरे को 1920 का भी डिक्लेरेशन देना हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा, जीएसटी फाइलिंग में डिक्लेरेशन देना है ना मुझे आगे फ्यूचर में, तो मैं जीएसटी फाइलिंग को यहां पे लूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा और यहां पर मैं लगा दूंगा हैशटैग, ताकि मैं जीएसटी फाइलिंग में अपनी डिक्लेरेशन दे सकूं आगे वाले सालों की। तो आगे वाले सालों की डिक्लेरेशन मैंने दी और यहां पे लिख दिया 18, 19, अब यहां पे लिख दिया 19 और 20। तो दोस्तों डिक्लेरेशन मैंने दे दी। अब देखिए अब मेरा मेन्यू वो बन चुका था, तो अब डिक्लेरेशन मैंने उसी में दी है। कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद अब आप चेक करें, यहां पर आपको बस रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करिए, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आप जीएसटी में देखिए तीनों आ गए ना, 17, 18, 18, 19 और 19, 20। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से डिक्लेरेशन के बारे में क्लैरिटी हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को ये क्लैरिटी अच्छी तरह से हो चुकी है तो आप लोग मेरे द्वारा दिया गया एक और असाइनमेंट सॉल्व करके रखिए। मैं आप लोगों को एक और असाइनमेंट दे रहा हूं, प्लीज इसे सॉल्व जरूर करिएगा। सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं असाइनमेंट लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन दिया है। मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई आपको जो मेन्यू बनाना है वो डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके अंदर जो पहली हेडिंग बनानी है वो है इंडिविजुअल, उसके अंदर जो सब हेडिंग बनानी है वो आपको पैन कार्ड कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी लगानी है। और आपकी दूसरे मेन्यू की बात करूं तो दूसरे मेन्यू में आपको कंपनी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर सब हेडिंग रहेगी टीडीएस रिटर्न। जब उस मेन्यू पर आप क्लिक करोगे तो Q1 एंड Q2 खुलेगा और फिर उसके अंदर कुछ भी लगा दीजिएगा आप, जो भी आप लगाना चाहें, पीडीएफ लगाना चाहें, कुछ भी इमेज जो आप लगाना चाहें। उसके बाद तीसरा है आपको साइट बनाना है। ये देखिए आप लाइन देख रहे हैं, बिल्कुल सेम लाइन में है और आपको लाइनें फॉलो करनी है बिल्कुल सही तरीके से। ध्यान से फॉर्मेट फॉलो करिएगा। अगली वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को जरूर दूंगा, तो आप लोग खुद से करके देखिए, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन देने ही वाला हूं, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में भी ये मेन्यू बनाना आ चुका होगा। अच्छा, रिफ्रेश टीडीएल का रहा तो मैं ये आपको अगली क्लास में समझाऊंगा कि रिफ्रेश टीडीएल कैसे होता है। तब तक आप सिर्फ ऐसे ही करिए, क्योंकि अभी इसे समझाना थोड़ा सा टाइम खराब करने वाली बात होगी, क्योंकि अभी ये समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को F1 हेल्प करके टीडीएस एड ऑन पर जाकर आपको बार बार इसी तरीके से रिफ्रेश करना है, जैसा पहला वीडियो में आपने किया था। एंटर करते हुए आप इसे रिफ्रेश करिए, यही तरीका आप यूज करिए। आपको कुछ क्लासेस बाद मैं आपको खुद ही दे दूंगा ये टीडीएल, तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आपको सिखा दूंगा तो आप खुद ही बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।